नमस्कार, टीवी 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली एनसीआर से मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के कई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवाओं और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान थे। तापमान में लगातार वो गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब मौसम बदलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार सुबह से ही कई इलाकों में काले बादल छा गए हैं। इसके बाद तेज हवाएं चलने लगी हैं और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में लोगों ने मौसम का बदला हुआ रूप देखा। अचानक आई बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान तेज बारिश, गरज के साथ बिजली चमकते और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा वो चल सकती है। उसके बाद मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले, खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। बारिश का असर वो ट्रैफिक पर भी साफ देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और कुछ इलाकों में पानी भरने की भी समस्या लगातार सामने आती हुई दिखी है। उसके बाद हालांकि लोगों का कहना है कि तेज गर्मी के बाद ये बारिश किसी राहत से कम नहीं है। कई लोगों ने सुबह की बारिश का आनंद भी लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्री मॉनसून गतिविधियों का असर है और आने वाले दिनों में मौसम में और भी बदलाव वो देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर हवाई सेवाओं और सड़क यातायात पर भी पड़ सकता है। ऐसे में यात्रियों को समय से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह वो दी गई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तेज हवाओं के दौरान कमजोर ढांचे, होल्डिंग्स और पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और बाहर काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह लगातार दी जा रही है। वहीं किसानों के लिए ये बारिश कुछ इलाकों में फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ज्यादा तेज बारिश और आंधी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में हर साल जून के महीने में मॉनसून से पहले इस तरह के मौसम उसमें बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार तेज हवाओं और बारिश को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधन और नगर निगम की टीम भी अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी आपदा स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बारिश आने वाले मॉनसून की शुरुआत का संकेत ये दे रही है? क्या अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में और तेज बारिश देखने को मिल सकती है? फिलहाल इतना तय है कि भीषण गर्मी से परेशान लोगों को एक बड़ी राहत मिली है और उसी के साथ देखिए यहाँ पर मौसम विभाग ने भी एक चेतावनी जाहिर की है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल का दौर देखने को मिल रहा है। टीएमसी की बागी सांसद शताब्दी राय ने दिल्ली से कोलकाता लौटने के बाद पार्टी नेतृत्व और अभिषेक बैनर्जी पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। शताब्दी राय ने कहा है कि अभिषेक बहुत होशियार हैं, लेकिन वो गुमराह हो गए हैं। उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टीएमसी के अंदर बगावत खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के कई सांसदों ने नेतृत्व के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाई है और अब ये विवाद संसद तक पहुंच गया है। दिल्ली में बैठक का दौर पूरा करने के बाद शताब्दी राय कोलकाता लौटी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देखिए, उनका मकसद किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ना नहीं है, बल्कि पार्टी को सही दिशा देना है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभिषेक बैनर्जी में क्षमता है, लेकिन कुछ लोगों के प्रभाव में आकर वो गलत फैसले ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की बात नहीं सुनी जा रही थी। शताब्दी राय ने यह भी साफ कहा है कि पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को गद्दार कहना गलत है। उनका कहना है कि अगर 20 सांसद एक साथ सवाल उठा रहे हैं तो उनकी बात
सुननी चाहिए। और इसी बीच बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसदों के एक बड़े समूह ने अलग राजनीतिक रास्ता अपनाने की घोषणा की है और संसद में अलग पहचान की मांग भी की है। उधर अभिषेक बैनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर जो है मांग की है कि टीएमसी के किसी भी अलग गुट को मान्यता नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि टीएमसी एकजुट पार्टी है और कोई भी अलग समूह पार्टी की पहचान का दावा जो है वो नहीं कर सकता। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये विवाद केवल पार्टी के अंदर नहीं, लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका असर जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शताब्दी राय लंबे समय से पार्टी का एक बड़ा चेहरा रही हैं। ऐसे में उनका खुलकर सामने आना टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व लगातार जो है नुकसान को रोकने की कोशिश कर रहा है। सांसदों को वापस साथ लाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या टीएमसी के अंदर की ये बगावत और बढ़ेगी? क्या बागी सांसदों का नया राजनीतिक कदम पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल देगा? और क्या अभिषेक बैनर्जी पार्टी के एकजुट रखने को जो है पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब होंगे? लेकिन इतना तय है कि इन सभी तस्वीरों ने बंगाल की राजनीति में एक उथल पुथल जो है वो मचा दी है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि है उत्तर प्रदेश से अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। राम मंदिर की चंदा राशि में कथित गड़बड़ी और गबन के खिलाफ जो है मामले की जांच यहां पर तेज हो गई है। सोमवार को 3 सदस्यीय एसआईटी आयोग पहुंचने और मंदिर परिसर में जांच शुरू करेगी। ये मामला पिछले हफ्ते सामने आया था, जब मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे की राशि में हेराफेरी की बात सामने आई। इसके बाद पूरे मामले ने एक बड़ा रूप यहां पर ले लिया और जांच की मांग लगातार तेज हो गई। शुरुआत में श्री राम मंदिर टूरिस्ट ने खुद अपने स्तर पर जांच शुरू की थी। टूरिस्ट के अधिकारियों ने कई लोगों से पूछताछ की और 5 लोगों को पकड़कर उनसे जानकारी जुटाई। उनके पास से कथित तौर पर चोरी की गई रकम का एक बड़ा हिस्सा भी यहां पर बरामद किया गया। इसके बाद टूरिस्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करने की मांग की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने तुरंत 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन जो है वो करने को कहा। उसके बाद इस एसआईटी में लखनऊ मंडल युक्त विजय विश्वास पंत और उसके बाद जो है यहाँ पर कई जो है नेताओं की जो शामिल जो है जांच में बताई गई है। उसके बाद पहले चर्चा थी कि एसआईटी रविवार से जांच जो है शुरू कर देगी, लेकिन ऐसे में ये नहीं हो सकता कि अब सोमवार को जो है टीम अयोध्या पहुंचेगी और आधिकारिक तौर पर जांच शुरू करेगी। जांच के दौरान एसआईटी कई अहम पहलुओं पर काम करेगी। टीम मंदिर टूरिस्ट के अधिकारियों से जानकारी लेगी, कर्मचारियों से पूछताछ करेगी और उन लोगों से भी सवाल करेगी जो इस मामले में संदेह के घेरे में हैं। इसके अलावा अब तक हुई जांच का पूरा रिकॉर्ड भी एसआईटी अपने कब्जे में लेगी। टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर चंदे की राशि में गड़बड़ी कैसे हुई और इसके पीछे कौन लोग थे, वो जिम्मेदार थे। इसके साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया पहुंच गए हैं, जहां उनका बेहद खास और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री यूराय बेलानार ने जो है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। इस दौरान उन्हें ब्रेड और नमक भेंट किया गया है। ये परंपरा सम्मान, दोस्ती और अच्छे संबंधों का प्रतीक मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी यहाँ पर मुलाकात की है। वहाँ मौजूदा लोगों ने उनका जो है गर्मजोशी से स्वागत किया है और भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं। ये दौरा इसीलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि स्लोवाकिया के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ आधिकारिक दौरे पर पहुंचा है। स्लोवाकिया साल देखिए
किस तरीके से 1993 में एक स्वतंत्र देश बना था, जिसके उसके 33 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंचे हैं, वहां के राष्ट्रपति पीटर से जो है उन्होंने मुलाकात की है, प्रधानमंत्री रोबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। उसके बाद इस दौरान जो है वो दोनों देश के बीच व्यापार, तकनीकी, रक्षा, ऊर्जा और निवेश जैसी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और स्लोवाकिया के बीच रिश्ते को मजबूत करने पर भी विशेष जोर यहां पर दिया जाएगा और माना जा रहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच सहयोग और भी ज्यादा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया पहुंचने से पहले फ्रांस के नीस शहर में थे। वहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से जो है मुलाकात की। उसके बाद फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इनोवेटर्स कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसका कार्यक्रम में भारत की तकनीकी स्टार्टअप और नई उपलब्धियों को दुनिया के सामने पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून से 6 दिनों के फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे पर हैं। ये दौरा भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 17 जून को फ्रांस के एवियान शहर में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस सम्मेलन में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता जो हैं वो शामिल होंगे। उसमें चर्चाएं जो होंगी वैश्विक स्तर पर होंगी, अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर लगातार यहां पर चर्चा होगी। और अब सभी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात पर भी टिकी हुई है और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत जो है वो हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।